फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो इस चैप्टर को रीड करने के बाद ये चीज़ें जो हैं वो हम सीखेंगे, तो मैं आपके लिए रीड आउट करता हूँ। अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड देयर कंटेंट्स। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इनकम स्टेटमेंट आती है, बैलेंस शीट आती है। इनकम स्टेटमेंट को हम स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम भी बोलते हैं। बैलेंस शीट को हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बोलते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आती हैं, बजट्स भी आते हैं, तो बहुत कुछ आता है। लेकिन यहाँ पे हम जब बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो वो हम सिर्फ इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट की करते हैं। उसके बाद सेकंड पे आ जाएगा अंडरस्टैंड व्हाट कन्वर्जेंस मींस इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कन्वर्जेंस का वो हम आगे तफसील से पढ़ेंगे। मैं आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा दे देता हूँ कि जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं या जो भी गैप्स हैं, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस स्टैंडर्ड हैं, वो इसलिए बनाए गए हैं कि दुनिया में जो भी इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, तो वो एक ही जो पैटर्न है उस पर बने, और वो कन्वर्ट जो मतलब उसको इंटरप्रेट कोई भी बंदा कर सकता है। बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो कर सकते हैं, बैंक्स कर सकते हैं, शेयर होल्डर कर सकते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट को कन्वर्जेंस कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे एक्सप्लेन व्हाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज इम्पोर्टेंट टू द कंपनी एंड टू आउटसाइड कैपिटल प्रोवाइडर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्यों इम्पोर्टेंट है, इसको हम देखेंगे। उसके बाद डिफरेंट जो रेशो एनालिसिस है बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन, हम वो पढ़ेंगे, जिसमें लिक्विडिटी है, फाइनेंशियल लेवरेज है, एक्टिविटी रेशोज़ हैं, प्रॉफिटेबिलिटी की रेशोज़ हैं, तो वो हम देखेंगे। उसके बाद हम ऑपरेटिंग साइकिल और कैश साइकिल जो कंपनी का है उसको हम कैलकुलेट करेंगे और उसको एनालाइज करेंगे कि वो हमें कौन सी इंफॉर्मेशन देता है और उसको हम इंटरप्रेट कैसे करते हैं। Use financial ratios to analyze the health of the company and then recommend reasonable alternative courses of actions to improve the health of the company. The same thing I have mentioned earlier. उसके बाद कंपनी के रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है, जो अर्निंग कैपेसिटी है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम अप्रोच यूज़ करेंगे वो 2 पॉइंट अप्रोच है, तो वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद ये सारी हमने जब पढ़ ली हैं, ये एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का और रेशो एनालिसिस और सारा कुछ हमने इसको इंटरप्रेट किया है, तो उसके बाद फिर हम उसकी लिमिटेशंस को देखेंगे कि हम इसको इंटरप्रेट तो कर रहे हैं, हम कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को भी डिस्कस कर रहे हैं सारा कुछ, तो इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, तो फाइनेंशियल रेशो एनालिसिस की लिमिटेशंस को हम अंडरस्टैंड करेंगे। एंड इन द लास्ट यूज ट्रेंड एनालिसिस, कॉमन साइज एनालिसिस एंड इंडेक्स एनालिसिस टू गेट अ बेटर पिक्चर ऑफ द कंपनी परफॉर्मेंस। तो इंडेक्स एनालिसिस में जो कंपैरिजन आ जाता है, अगर एक आपकी जो कंपनी है उसके जो भी इंडेक्सेस आ रहे हैं वो उस कंपनी के जो इंडस्ट्री है उसमें कितने आ रहे हैं और टोटल जो मेन इंडस्ट्री है उसमें क्या है, तो वो कंपैरिजन जो है वो एप्पल टू एप्पल होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, उसको थोड़ा सा ब्रीफ वो कर रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो हम देख लेंगे। उसके बाद पॉसिबल फ्रेमवर्क फॉर एनालिसिस वो देखेंगे। बैलेंस शीट रेशोज़, इनकम स्टेटमेंट एंड इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट रेशोज़। इनकम स्टेटमेंट रेशोज़ का हम देखेंगे और फिर इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उन दोनों को मिला के उसकी रेशोज़ निकालेंगे। फिर हम स्टडी करेंगे ट्रेंड एनालिसिस और उसके बाद कॉमन एंड इंडेक्स साइज एनालिसिस। ये वही बात मैंने आपको की है कि कंपैरिजन एप्पल टू एप्पल करना है, तो जो आपके बिजनेस के इंडेक्सेस होंगे उसको हम इंडस्ट्री इंडेक्सेस जो है उनके साथ कंपेयर करके हम उसको इंटरप्रेट करेंगे कि उसकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी क्या है। अभी हम ये पढ़ रहे हैं एग्जांपल्स ऑफ एक्सटर्नल यूजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। सबसे पहले आता है क्रेडिटर्स, फोकस ऑन द लिक्विडिटी ऑफ द कंपनी। ये हम यहाँ पे वो एग्जांपल्स ले रहे हैं कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, मैं शेयर होल्डर की बात नहीं कर रहा, स्टेक होल्डर। तो स्टेक होल्डर्स में आपके एम्प्लॉयज़ जो है ना वो भी आते हैं कंपनी के। तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं कि वो किस चीज़ पे फोकस करते हैं, तो वाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर देम, सो वी आर डिस्कसिंग दैट। सो क्रेडिटर्स फोकस ऑन द लिक्विडिटी ऑफ द कंपनी। तो क्रेडिटर्स किस चीज़ पे फोकस करते हैं कि कंपनी की लिक्विडिटी क्या है, will the company be able to pay its debts with the available assets, तो ये उस पर फोकस करते हैं। नेक्स्ट होगा preferred stock holders, focus on the company's cash flow in the long term, कि कंपनी का कैश फ्लो कैसा है, उनका कैश बजट क्या है, उनकी कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो क्या आ रही है, तो वो उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट उनका
हुए और जो भी वो शेयर हेल्ड करता है तो वो लॉन्ग टर्म आपकी इक्विटी या लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग होती है, तो वो फिर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पे फोकस करते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी पे। प्लान focuses on assessing the current financial position and exploring opportunities related to that position. Control focuses on return on investment and asset management. Plan जो है वो बता रहा है वही चीज़ें हैं, वो बार बार डिफरेंट टर्म यूज़ कर रहा है। तो जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको असेस करता है, उस पर फोकस करता है और फिर अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करता है टू रिलेटेड टू दैट पोजीशन। जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसमें क्या अपॉर्चुनिटी है आपके पास, और कंट्रोल में क्या आ जाएगा कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है और आपकी एसेट मैनेजमेंट क्या है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग है, दैट विल फोकस ऑन हाउ फंडर्स एनालाइज द कंपनी, कि जो भी फंड जनरेट कर रहा है वो कंपनी को कैसे एनालाइज करते हैं। अगर वो लोन है तो उनका इंटरेस्ट क्या होगा टू एनालाइज द कंपनी, अगर वो शेयर होल्डर हैं तो उनका क्या होगा, और अगर वो क्रेडिटर्स हैं तो उनका क्या होगा। अच्छा, अभी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, अभी कन्वर्जेंस का मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था, तो वो अभी यहाँ पे वो इन फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट यू विल एनकाउंटर द कन्वर्जेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इज इंटेंडेड टू नैरो और eliminate differences so that investors can better understand the financial statements prepared under different accounting frameworks. तो जो कन्वर्जेंस है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का है, वो किस लिए बनाया जाता है कि जो भी डिफरेंसेस हैं टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो उनको कम किया जाए या एलिमिनेट किया जाए, बिल्कुल ख़त्म किया जाए, ताकि इन्वेस्टर्स को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो उसमें जो पहला है IASB है, ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड काउंसिल है, ये रिस्पॉन्सिबल है IFRS जो है ना वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं। ये वो स्टैंडर्ड्स हैं जो अप्लाई होते हैं वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अभी IFRS बहुत सारे कंट्रीज़ हैं वो फॉलो करते हैं, कुछ कंट्रीज़ जो है ना वो अपनी प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, जैसे US गैप है। तो US गैप क्या है कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, गैप इसको हम ये कहते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जनरली एक्सेप्टेड इन द US डिटरमिन्ड बाय FASB क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड काउंसिल है। तो ये कुछ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो कन्वर्जेंस के कॉन्सेप्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं। बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था कि हमारी बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ इनकम। तो बैलेंस शीट क्या है कि समरी ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी ऑन अ गिवन डेट शोइंग द रेशियो। फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है ऑन अ गिवन डेट का मतलब है कि किसी भी डेट पर आप उसकी फाइनेंशियल पोजीशन देख सकते हैं, तो वो उस डेट तक के लिए होगा और एक्यूमुलेटेड फिगर्स आपके पास आते हैं, और वो किस इक्वेशन पे काम मतलब बनती है, किस कॉन्सेप्ट पे, वो टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर इक्विटी। तो जब शेयर होल्डर इक्विटी और जो लायबिलिटीज है उसको आप ऐड करेंगे तो वो टोटल एसेट्स आपके आ रहे होंगे, तो वो उसमें करंट एसेट भी होगा, फिक्स्ड एसेट भी होगा। तो ये बैलेंस शीट है। नेक्स्ट जो है वो स्टेटमेंट ऑफ इनकम है, a summary of company's income and expenses in a specific period that shows net revenue or loss for that period। तो ये इनकम की समरी है और ये स्पेसिफिक पीरियड का होता है, तो ये फॉर द पीरियड होता है। फॉर एग्जांपल इट कैन बी फॉर ईयर, इट कैन बी फॉर इंटरम ईयर, इट कैन बी क्वार्टरली। सो वो उसी पीरियड, जो पीरियड मेंशन होगा उसी पीरियड में जो उसकी इनकम जनरेट हुई है, सो एंड पे आपको वो प्रॉफिट या लॉस उसी पीरियड का बता रहा होगा, उसमें जो भी एक्सपेंसेस है, इनकम है, उसको वो स्टेट करेगा। तो ये स्टेटमेंट ऑफ इनकम है। अच्छा, अभी हमारे पास एग्जाम्पल है बैलेंस शीट की। अच्छा, यहाँ पे ये सिर्फ हमारे एसेट की फॉर्म बताया हुआ, टोटल एसेट हमारे जब आते हैं तो पहले उन्होंने कैश है, कैश या कैश इक्विवेलेंट होगा, इसमें बैंक का भी आ जाता है। अकाउंट एक्स चार्ज मीन्स अकाउंट्स रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज आ गए, एंटिसिपेटेड GTS मतलब कि आपने जो प्रीपेड एक्सपेंसेस किए हुए हैं, फॉर एग्जांपल आपने रेंट इन एडवांस दिया हुआ और अभी तक वो रेंट अगले 2 महीने का बाकी है, तो वो आपको प्रीपेड में डालना है। तो ये प्रीपेड, ये जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये आपका करंट एसेट आ जाएगा। फिक्स्ड एसेट एट कॉस्ट, कॉस्ट पे फिक्स्ड एसेट आता है और फिर उसको आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो माइनस की है, तो आपका नेट फिक्स्ड एसेट आ गया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म, अदर एसेट्स लॉन्ग टर्म, तो ये आपके फिक्स्ड एसेट्स आ गए। तो ये टोटल एसेट्स आपके 2169।
तो बास्केट वॉन्डर्स, ये आपने इनके फिगर्स जो है वो माइंड में रखने हैं, क्योंकि इन्हीं की बेस पे हम जो भी हमारी रेशोज़ होंगी हम वो कैलकुलेट करेंगे। तो ये कैश हो गया 90, कैश और कैश इक्विवेलेंट, ये अकाउंट्स रिसीवेबल हो गया, ये इन्वेंट्रीज होगी, ये आपके प्रीपेड एक्सपेंस हो गए, ठीक है। तो ये आपके करंट एसेट्स हो गए, और उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स आपका आ गया 1030 at cost, and then you minus the accumulated depreciation, and then you will get the net fixed assets. उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स आपकी आ गई लॉन्ग टर्म, ठीक है, अदर एसेट्स आ गए, तो टोटल एसेट्स आपके ये आ गए। तो बैलेंस शीट क्या आपको बताती है, पोजीशन ऑफ द कंपनी एट अ गिवन डेट। BW जो है बास्केट वॉन्डर्स क्या ओन करते हैं, अमाउंट कस्टमर ओव टू BW, तो जितने अकाउंट रिसीवेबल हैं वो आपको यहाँ पता चलेंगे। फ्यूचर एक्सपेंसेस दैट हैव ऑलरेडी बीन पेड, जो प्रीपेड है, जैसे फ्यूचर एक्सपेंस आपने रेंट एडवांस में पे कर दिया है तो वो आपका इधर करंट एसेट में आ जाएगा। कैश एंड आइटम्स कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन 1 ईयर, तो ये कैश और कैश इक्विवेलेंट्स भी इनको कहते हैं। अमाउंट ओरिजिनली पेड, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर द यूज़ ऑफ द फिक्स्ड एसेट, तो ये सारा आपका बैलेंस शीट है। लेकिन ये बैलेंस शीट की सिर्फ एसेट की साइड है। अभी नेक्स्ट हमारे पास ये लाइबिलिटीज़ और इक्विटी की साइड है, ठीक है। ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी इधर ये बताया हुआ है। लोन्स हैं आपके, ठीक है। उसके बाद जो भी पेमेंट्स आपके क्रेडिटर्स की हैं वो है। एक्यूमुलेटेड टैक्सेस हैं, टैक्स पेएबल जिसको कहेंगे। अदर एक्रूड लाइबिलिटीज़ जो पेएबल्स है, आपका बिल पेएबल हो सकता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी पेएबल हो सकता है, कुछ भी पेएबल जो है ना वो बिल्स का, तो वो एक्रूड लाइबिलिटीज़ हैं और आपके एक्यूमुलेटेड टैक्सेस हैं। तो ये आपके करंट लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी 500। लॉन्ग टर्म डेट जो है नॉन करंट लाइबिलिटी वो 530 है। शेयर होल्डर कैपिटल जो ऑर्डिनरी शेयर है वो ये है, एडिशनल कैपिटल ये है, रिटेन्ड अर्निंग जो हैं वो ये हैं 210। तो टोटल आपका कैपिटल जो आ गया 1139। तो ये आपके टोटल लाइबिलिटीज़ और कैपिटल जो है ना 2169 आ गया, और आपके टोटल एसेट भी 2169 है। तो जब आपने इक्वेशन के मुताबिक जो है लाइबिलिटीज़ को और आपकी इक्विटी को ऐड किया तो आपके एसेट की वैल्यू आ गई। तो वही एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ एंड इक्विटी, वट ओज ऑनर पार्टिसिपेशन it is due to suppliers, this creditors, obligations not yet paid, and debts less than 1 year, so that's the current liabilities, and then debts more than 1 year, non-current liabilities। और उसके बाद ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, ऑर्डिनरी शेयर्स और री इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट्स, री इन्वेस्टेड प्रॉफिट्स। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ इनकम और कंप्रीहेंसिव इनकम या इनकम स्टेटमेंट भी इसको कहते हैं, उसी बास्केट वॉन्डर्स की वैल्यूज़ हैं। ये आपकी नेट सेल्स है, तो नेट सेल्स जो है ना ये आपकी आफ्टर डिस्काउंट है, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल है 159, कॉस्ट ऑफ द यूनिट विच हैज़ बीन सोल्ड इन द सेम टाइम, और इसी टाइम पीरियड में जो भी सेल्स हुई हैं उसकी कॉस्ट है, ठीक है। ये परचेजेस नहीं है, आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना कि टोटल परचेज इसमें डाल दें, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है, यानी कि जो आपने सेल्स की हैं, जो भी चीज़ है, जो भी एक्टिविटी है बिज़नेस की, उसकी जो कॉस्ट है वही सिर्फ आएगी, बाकी नहीं आएगी। तो ये आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। उसके बाद आपके ये जो एक्सपेंसेस हैं ये आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। EBIT क्या है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसके बाद आपने इंटरेस्ट डाला, फिर आपकी यूटिलिटी आफ्टर इंटरेस्ट या आपकी इनकम और अर्निंग्स आफ्टर इंटरेस्ट। उसके बाद इंटरेस्ट जो है ना वो आपका उसी पीरियड के लिए होगा, ये भी आपने याद रखना है कि जिस पीरियड की है। फॉर एग्जांपल अगर ये 1 साल की है तो फिर 1 साल का इंटरेस्ट आएगा। टैक्सेस जो हैं ये इंटरेस्ट को डिडक्ट करने के बाद जो आपके पास अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट आई है इस पर आपका टैक्स कैलकुलेट होगा, और उसके बाद आपका नेट प्रॉफिट जो है वो आ जाएगा, और वहीं से आपका डिविडेंड पे होगा और नेट इनकम आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये आपकी स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम या इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, अभी फ्रेम फॉर एनालिसिस फाइनेंशियल्स। तो एनालिसिस ऑफ द फंडिंग नीड्स ऑफ द कंपनी, हाउ मैनी मनी विल इट रिक्वायर इन द फ्यूचर, देयर इज़ अ कंपोनेंट सीजनल नीड। तो ये जो ट्रेंड है सीजनल ट्रेंड उसकी बात कर रहा है, तो ये आगे चल के इसमें और भी फैक्टर आते जाएंगे तो उसको हम फिर इकट्ठा पढ़ते हैं।
एनालिसिस टूल क्या है कि सोर्सेज एंड यूज़ ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फंड्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स और कैश बजट्स, ये हमारे एनालिसिस टूल्स हैं कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट देखेंगे, कैश बजट देखेंगे, फंड्स के क्या सोर्सेज हैं और उसका यूज़ क्या हम ये देखेंगे। तो फिर हमें ये जो फंडिंग नीड्स है इसका हम एनालिसिस हो जाएगा अगर हमारे पास ये टूल्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट आपका क्या है कि कंडीशन एनालिसिस, फाइनेंशियल एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। तो उसमें क्या हो सकता है, इंडिविजुअली, इन टाइम, इन कम्बिनेशन, इन कंपैरिजन। तो उसमें कम्बिनेशन के साथ भी हम देख सकते हैं, कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तो ये फाइनेंशियल हेल्थ हमने कैलकुलेट करनी है। तो वो एनालिसिस क्या होगा कि फाइनेंशियल्स और प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। उसके बाद रिस्क एनालिसिस भी कंपनी का होगा थर्ड। तो वो बिजनेस रिस्क है। बिजनेस रिस्क क्या होता है, इज़ द रिस्क इनहेरेंट इन द कंपनी ऑपरेशंस। बिजनेस रिस्क जो है ना वो बिजनेस ऑपरेशंस के अंदर ही रिस्क होता है, वो बाहर के इन्फ्लुएंस फैक्टर नहीं होते। फॉर एग्जांपल वोलेटिलिटी ऑफ सेल्स, के सेल आपकी कितनी बढ़ या कम हो सकती है। कॉस्ट वोलेटिलिटी, आप कॉस्ट लीडरशिप पे काम कर रहे हैं या आपकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है। और क्लोज टू इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट मीन्स ब्रेकिंग इवन पॉइंट, कि जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस जो है वो होता है, तो उसके कितने करीब हैं आप। तो ये तीन जो है ना ये एनालिसिस आपने करने हैं कोई भी कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस करते हुए। वो तीनों इधर लिखे हुए हैं। आपका फंडिंग का एनालिसिस होगा, आपके प्रॉफिटेबिलिटी फाइनेंशियल्स का एनालिसिस होगा, रिस्क एनालिसिस होगा। तो आपने ये डिटरमिन करना है जो फाइनेंशियल नीड ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो ये आप इसको पढ़ लीजिएगा, वो सेम कॉन्सेप्ट है, सेम इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो एंड पे क्या बता रहा है, टॉक्स विद द सप्लायर्स ऑफ कैपिटल, कि कैपिटल जो आपने फंड जो आपको चाहिए फ्यूचर ऑपरेशंस के लिए, उसके लिए जो आपने सोर्स ऑफ फंड्स जो हैं वो आपने देखने हैं। तो वो सेम वही कॉन्सेप्ट है जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, फाइनेंशियल रीज़न जो है ये क्या कह रहा है कि एन इंडेक्स दैट रिलेट्स टू काउंटेबल नंबर्स एंड इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग वन बाय द अदर। तो फाइनेंशियल रीज़न में एक इंडेक्स हम लेते हैं। इंडेक्स कोई भी टू काउंटेबल फिगर्स होते हैं उनको हम डिवाइड करते हैं एक दूसरे से, और जो हमारे पास आंसर आता है ना वो हम इंडेक्स लेते हैं। हम जो भी अभी रेशो कैलकुलेट करेंगे फर्दर, फाइनेंशियल रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, लिक्विडिटी रेशो, एसेट टेस्ट रेशो, ये सारी जो रेशोज हम कैलकुलेट करेंगे तो इसमें टू काउंटेबल हम लेंगे। फॉर एग्जांपल वो इनकम स्टेटमेंट का हो सकता है और दूसरा भी इनकम स्टेटमेंट का हो सकता है, वो बैलेंस शीट का हो सकता है, दूसरा भी बैलेंस शीट का हो सकता है, या फिर वो कोई इनकम स्टेटमेंट का एक काउंटेबल होगा और एक काउंटेबल होगा बैलेंस शीट का। तो इस तरीके से हम उसके इंडेक्स लेंगे और फिर उसके कंपैरिजन करेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल। तो कंपैरिजन जो है वो इंटरनल क्या होंगे कि वो कंपनी के अपने या उस इंडस्ट्री के, कंपैरिजन एक्सटर्नल जो है वो इंडस्ट्री के साथ होगा। यानी कि इंटरनल जो है वो इसी कंपनी का के साथ जो रिलेटेड है उसमें अगर हम कोई कंपैरिजन करेंगे तो वो होगा। एक्सटर्नल जो होगा वो आपने जो इंडस्ट्री जो इंडेक्सेस हैं उसके साथ उसको कंपेयर करना और उसको इंटरप्रेट करना है कि वो हमें फिर क्या पता चलेगा कि कंपनी जो है उसका स्टेटस क्या है, वो प्रॉफिटेबल है नहीं है, वो स्टेबल है नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। तो वो इस हवाले से अभी कंपैरिजन एक्सटर्नल और इंटरनल जो है उसको उन्होंने थोड़ा सा एलेबोरेट किया है। तो वो क्या कहते हैं, इंक्लूड्स कंपेयर द रीज़न फॉर वन कंपनी विद अदर सिमिलर और विद द एवरेजेस इंडस्ट्रियल इन द सेम मोमेंट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट कैन कंपेयर एप्पल टू एप्पल। तो ये नहीं होगा कि आपकी गारमेंट्स जो है फैक्ट्री है तो आप उसको कंपेयर कर रहे हो किसी फूड जो है फैक्ट्री है या फूड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है फॉर एग्जांपल फॉर मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, तो उसके साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते। आपने एप्पल टू एप्पल कंपेयर करना है। आप एक गारमेंट्स फैक्ट्री को किसी दूसरी गारमेंट्स फैक्ट्री से कंपेयर कर सकते हैं, या फिर आप एक गारमेंट्स फैक्ट्री को पूरी जो सेक्टर है टेक्सटाइल सेक्टर है उसकी इंडेक्सेस जो है ना उनसे कंपेयर कर सकते हैं। एग्जांपल्स है रिस्क मैनेजमेंट एसोसिएशन, डन एंड ब्रैडस्ट्रीट, ये सारी वो एग्जांपल्स हैं, वो कोई भी आप दे सकते हैं। अच्छा, अभी सबसे पहले जो लिक्विडिटी रेशोज़ हैं, लिक्विडिटी रेशोज़ आपको पता है कि आपके जो करंट हैं वही कंसीडर होते हैं, इसमें लॉन्ग टर्म कंसीडर नहीं होता। इसमें आपके करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज़ ही कंसीडर होंगी कि क्योंकि वही मोस्ट लिक्विड फॉर्म है। करंट एसेट जो है फॉर एग्जांपल आपका रिसीवेबल है तो वो आपका कस्टमर आपको पे बैक आफ्टर 1 ईयर नहीं करेगा, वो आपका ग्रेस जो भी क्रेडिट टर्म होती है कि
वो भी हम कैलकुलेट करेंगे कि हम वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके कस्टमर आपको कितने दिन बाद पे करता है। तो वो आपको लेस देन अ ईयर होगा, और फिर आपने जो लाइबिलिटीज़ पे करनी है करंट लाइबिलिटीज़ वो भी लेस देन अ ईयर। तो इस लिक्विडिटी जो रेशियो है इसमें जो लिक्विडिटी करंट है वो हम करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज़ करते हैं। वही फिगर्स हमने लिए हैं उसी के जो हमने पहले इनकम स्टेटमेंट देखी और बैलेंस शीट देखी है बास्केट वॉन्डर्स की। तो उसमें हमने करंट एसेट्स ले लिए ओवर करंट लाइबिलिटीज़ ले ली, तो हमारे पास ये इंडेक्स आ गया। तो इंडेक्स क्या था कि वो 2 काउंटेबल वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम डिवाइड करते हैं एक दूसरे से, और फिर हमारे पास एक फिगर आता है तो उसको हम इंडेक्स कहते हैं। तो ये 2.39 है, ठीक है। तो ये क्या करता है, रेशियोज दैट मेजर्स अ कंपनीज एबिलिटी टू मीट इट्स ऑब्लिगेशन इन द शॉर्ट टर्म। सो शॉर्ट टर्म क्या होगा, आपका करंट होगा, और आपके जो एसेट्स, क्या कंपनी के इतने एसेट्स हैं करंटली कि वो उनकी करंटली जो लाइबिलिटीज़ हैं उसको पे ऑफ कर सकें। तो इस हिसाब से जो आपका इंडेक्स आएगा वो 2.39 है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास एसेट्स की इतनी वैल्यू है करंट एसेट्स की कि वो आपकी जो लाइबिलिटीज़ हैं उसको अगर वो 2.39 टाइम्स बढ़ भी जाएं तो आप उसको पे ऑफ कर सकते हो। तो दिस गिव्स यू अ पॉजिटिव इम्पैक्ट एज एन इंडिविजुअल रेशो। लेकिन अभी इसको कंपैरिजन आपने किससे करना है? फॉर एग्जांपल ये बास्केट वॉन्डर्स गारमेंट्स फैक्ट्री है, तो आपने इसको कंपेयर करना है किसी दूसरी गारमेंट्स फैक्ट्री का जो कि सेम उसका टर्नओवर हो, या सेम वेटेज हो, या सेम एरिया हो, या सेम स्टाफ हो। तो कोई आपको सिमिलर जो एस्पेक्ट है वो देखना होगा, या आप जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री एवरेज है उस पे आप उसके साथ इसको कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये इंडिविजुअल आपको कोई मतलब कुछ इंटरप्रिटेशन आपको दे सकता है, जैसे कि ये 2.39 है तो ये पॉजिटिव है तो आपके एसेट ज़्यादा हैं, लाइबिलिटीज़ कम हैं। लेकिन ये कंपैरिजन जो है ये इंटरनल होगा, और फिर एक्सटर्नल कंपैरिजन करने से पता चलेगा कि भाई ये मार्केट में ये कंपनी ये जो फैक्ट्री है ये कैसे परफॉर्म कर रही है। तो अभी इसमें क्या हुआ, 2005, 6 और 7 के ये इन्होंने ले लिए। तो 2.39 हमने 2007 का कैलकुलेट किया, तो उन्होंने एजम्पशंस ली हुई हैं पहले इसका क्या था, और ये आपकी इंडस्ट्री है, ठीक है। 2.15, 2.09, 2.01। तो ये क्या कह रहे हैं, द रेशो इज़ अबव द इंडस्ट्रियल एवरेज, कि ये जो रेशो है ये इंडस्ट्रियल एवरेज से ज़्यादा है। तो इसका क्या मतलब है कि इट्स अ गुड साइन कि आपके जो करंट एसेट हैं वो ज़्यादा हैं नॉर्मल जो इंडस्ट्री एवरेज है उससे, जो आपकी लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करते हैं। अच्छा, उसके बाद एसिड फास्ट टेस्ट जो है ना ये आ गया। इसमें वही लिक्विडिटी रेशो ये वही है, लेकिन इसमें क्या करते हैं कि जो करंट एसेट है ना उसमें से आप इन्वेंट्री जो है ना वो माइनस कर देते हैं, क्योंकि आप क्या ये देखते हो कि जो इन्वेंट्री है ना वो हो सकता है वो ज़्यादा सेल ना हो, क्योंकि इन्वेंट्री अगर आप ज़्यादा रिटेन करते हो तो ये बहुत सारी कंपनीज़ में इंडस्ट्री में प्रॉब्लम होता है इन्वेंट्री का, कि वो जब आप लिक्विडिटी रेशो निकालते हैं तो ज़्यादा वो उनके पास कैश इक्विवेलेंट्स नहीं होते, इन्वेंट्री उनकी ज़्यादा होती है। तो इन्वेंट्री ज़्यादा होने की वजह से जो उनके करंट एसेट की वैल्यूएशन है ना वो ज़्यादा होती है, और फिर वो आपकी लिक्विडिटी रेशो जो है ना वो बहुत ईजी मतलब बहुत पॉजिटिव आ जाती है, हालांकि वो उसमें इन्वेंट्री का ज़्यादा शेयर होता है। तो इससे क्या पता चलेगा, इन्वेंट्री को माइनस करेंगे तो इसमें फिर हमें जो मोस्ट लिक्विड करंट एसेट है ना वो आ जाएंगे। तो इसमें 1195 में से हमने इन्वेंट्री माइनस की और ओवर डिवाइड किया 500 को, तो वो 1 आया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इन्वेंट्री जो है ना वो ज़्यादा है, और बास्केट वॉन्डर्स में जो इन्वेंट्री जो है ना वो इन्वेंट्री उनकी स्टक है, या इन्वेंट्री जो है ना वो ज़्यादा है, तो उन्होंने इन्वेंट्री में इन्वेस्ट ज़्यादा किया हुआ, तो उनका इन्वेंट्री का इशू है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर का भी प्रॉब्लम इसका आएगा, वो बाद में हम वो रेशो पढ़ेंगे। तो ये आपको डिफरेंस पता चलना चाहिए, जो नॉर्मल लिक्विडिटी रेशो और जो एसिड टेस्ट रेशो है उसमें ये फ़र्क है। तो अभी उसकी जो एवरेज है वो इंडस्ट्री के साथ हमने कंपेयर किया, बिकॉज वी वांट टू कंपेयर द इंडेक्स विद द इंडस्ट्री एंड अदर इंडेक्स टू इंटरप्रेट द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। सो वही 2005, 2006, 2007 तो ये हमारे आ गए। तो इसमें क्या हुआ कि जो एसिड टेस्ट रेशो है इंडस्ट्री की वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि ये नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो इसमें इंडस्ट्री एवरेज से बिलो है, ठीक है। तो अभी इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं कि करंट जो है वो करंट हमारी इंडस्ट्री से ज़्यादा 2.39 है, और जो एसिड टेस्ट रेशो है
वो इंडस्ट्री से लो है। ये इसको अभी आपने ख्याल से पढ़ना है ज़रा ध्यान से। अ स्ट्रॉन्ग करंट रेशो एंड अ वीक एसिड टेस्ट रेशो इंडिकेट अ पोटेंशियल इन्वेंट्री अकाउंट प्रॉब्लम। तो इसमें क्या होगा कि इन्वेंट्री का आपको प्रॉब्लम जो है ना वो शो करेगी कि ये कंपनी जो है ये इसमें इन्वेंट्री का इशू है। नोट दैट दिस इंडस्ट्री हैज़ अ रिलेटिवली हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्रीज। तो वो इन्वेंट्रीज जो है वो उनकी क्वांटिटी वो ज़्यादा रखते हैं, जो कि ऑफ कोर्स ऑब्सोलीट भी हो सकती है, उसमें काफ़ी इश्यूज आ सकते हैं, वो उसमें कुछ बिक सकता है कुछ नहीं बिक सकता। इफ़ इट्स द कंपनी इज़ अबाउट द इनोवेशन ऑफ IT और काइंड ऑफ थिंग और एनी, तो वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री जो है ना वेरी करता है। लेकिन ये बिल्कुल आपको पता चल जाएगा कि इसमें इस कंपनी में इन्वेंट्री के इश्यूज़ हैं। तो ये फिर उसका ट्रेंड भी उन्होंने बताया हुआ, ट्रेंड एनालिसिस। तो ये इंडेक्स है 1.9 से ऊपर जा रहा था, ये किसका है, ये करंट रेशो का है। और जो एसिड टेस्ट रेशो है वो इसमें नहीं है, ये करंट रेशो का एनालिसिस है सिर्फ। तो जो इसमें BW का जो करंट एनालिसिस है करंट रेशो का वो ये है, बाकी इंडस्ट्री का ऐसे जा रहा है। तो इंडस्ट्री का ये जा रहा है और BW का इस तरह है, तो ये ज़्यादा है, तो इंडस्ट्री से ज़्यादा है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है करंट रेशो का। लेकिन जब आपने एसिड टेस्ट रेशो को ट्रेंड एनालिसिस देखा है तो वो इंडस्ट्री का ऊपर जा रहा है 1.3 और इसका लो हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम है। तो अगर आपका करंट रेशो जो है वो ज़्यादा आए इंडस्ट्री से और एसिड टेस्ट रेशो इंडस्ट्री से कम आए तो उसका इन्वेंट्री का प्रॉब्लम है। The reason current for BW has been increasing at the same time the test acid ratio has decreased. The reason current for industry has slowly increased at the same time then the test acid ratio has remained relatively stable. This indicates that inventories represents a problem for BW. तो वही interpretation है जो पहले कर चुके हैं। अच्छा, अभी वो liquidity ratios थी, अभी leverage ratios हम calculate करेंगे। तो इसमें बैलेंस शीट रेशो आ जाएगी। अभी बैलेंस शीट में दोनों जो काउंटेबल हम लेंगे वो बैलेंस शीट से लेंगे। तो हम क्या करेंगे कि टोटल लायबिलिटीज़ ओवर टोटल इक्विटीज़, तो डेट टू इक्विटी रेशो है ये। तो उसके लिए टोटल लायबिलिटीज़ हमने ले ली ओवर इक्विटी ले ली, तो वो हमारा 0.90 आया। ठीक है, तो ये हमने इसको ये इंडेक्स लिया। दे इंडिकेट द डिग्री टू विच द कंपनी इज़ फाइनेंस्ड बाय डेट। तो ये हमें क्या शो करती है कि कंपनी जो इक्विटी है तो वो कंपनी का टोटल फाइनेंस है, टोटल मतलब जो वो ओन करता है, और फिर टोटल जो लाइबिलिटीज़ जो है हम उसको कंसीडर करेंगे। तो उसके हिसाब से जो हमारा इंडेक्स आएगा वो क्या इंडिकेट करेगा, द डिग्री टू विच कंपनी इज़ फाइनेंस्ड बाय डेट, के कंपनी को आपने डेट से कितना फाइनेंस किया, जो सोर्स ऑफ फंड आपने एक्वायर किए हैं वो डेट से कितना आपने उसको फाइनेंस किया, तो वो उसकी डिग्री शो करता है। जैसे 0.90 आया तो हमारे पास डेट टू इक्विटी रेशो आ गई। इसको जब हमने इंडस्ट्री से कंपेयर किया तो ये ऑलमोस्ट सेम है। सो BMW इज़ इन द एवरेज डेट रेशो बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री एवरेज। तो उनकी जो ये इंडस्ट्री एवरेज है और BW की वो सेम है, तो इसका मतलब है कि वो उसकी परफॉर्मेंस ठीक है, कि इंडस्ट्री की एवरेज के साथ वो मैच कर रही है। अभी क्या है, डेट टू एसेट रेशो टोटल। अभी टोटल लायबिलिटीज़ ओवर टोटल एसेट्स, ठीक है। ये आपने पहले क्या किया था, टोटल लायबिलिटीज़ ओवर टोटल इक्विटी। अभी क्या आप कर रहे हैं, टोटल लायबिलिटीज़ ओवर टोटल एसेट्स, कि आपकी टोटल लायबिलिटीज़ जो है वो टोटल एसेट्स उसको कितना मीट कर रहे हैं, तो उसकी डिग्री क्या है। तो वो आपने लायबिलिटीज़ को डिवाइड किया टोटल एसेट्स से, तो 0.47 shows the percentage of the company's asset that are paid for by debt financing। तो इसमें ये जो फाइनेंसिंग ये लाइबिलिटीज़ है ये क्या शो करती हैं कि आपके एसेट जो है ना वो 2169 है, ठीक है। तो इसमें 47% जो एसेट्स का है ना वो आपने लाइबिलिटीज़ से पे किया है, डेट से पे किया है। तो ये आपको ये रेशो बताती है, डेट टू एसेट रेशो, ठीक है। तो लाइबिलिटीज़, ये जो लाइबिलिटीज़ ली हैं BW ने, इससे जो एसेट्स एक्वायर किए हैं वो कितने थे, 47%, ठीक है। तो ये BW की और इंडस्ट्री की आप जब चेक करेंगे तो ये सेम है, तो रिप्रेजेंट्स एन एवरेज यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स डेट सिमिलर टू द इंडस्ट्री एवरेज। तो ये नॉर्मल है इंडस्ट्री के हिसाब से। अच्छा, उसके बाद
लॉन्ग टर्म डेट और शेयर होल्डर इक्विटी, आपने सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट लेना है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो कि 530 है, ठीक है, और उसको आपने जो इक्विटी है उसमें रिटेन्ड अर्निंग आप नहीं लेंगे, बाकी जो इक्विटी है एडिशनल इन्वेस्टमेंट है और जो आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है जो शेयर वैल्यू के हिसाब से जो पार वैल्यू पे आपने फंड जो है जनरेट किए थे तो वो आप लेंगे, उसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका 0.57 ये आ जाएगा। इंडिकेट्स द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ लॉन्ग टर्म डेट विद रिस्पेक्ट टू द कंपनीज लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग कौन सी होती है? आपके शेयर होल्डर्स जो शेयर ख़रीदते हैं और वो रखते हैं और इसलिए वो कंपनी की स्टेबिलिटी को एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी को एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये हमारी ये रेशो आ जाएगी। तो कैपिटलाइजेशन रेशो इसको कहेंगे। तो ये जब इन्होंने कंपेयर किया इंडस्ट्री के साथ तो ये तकरीबन सिमिलर है, तो ये कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो ये सिमिलर है, तो ये भी इंडस्ट्री के हिसाब से BW जो है वो सही परफॉर्म कर रही है। अभी इंटरेस्ट कवरेज कि आपकी अभी इनकम स्टेटमेंट की आ गई, ठीक है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो में क्या होगा कि आपकी जो इनकम है बिफोर इंटरेस्ट वो आपके इंटरेस्ट को कितने डिग्री से उसको कवर कर सकती है, ठीक है। तो ये आपने लिखना है ऊपर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ओवर इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो ये आपके पास 210 ओवर 59, तो ये 3.56 आ जाएगा कि आपकी अर्निंग्स इतनी है बिफोर टैक्स कि वो 3.56 टाइम्स अगर आपका इंटरेस्ट इंक्रीज भी करे तो उसको कवर करता है। इट रिलेट्स अ कंपनीज फाइनेंशियल चार्जेस टू इट्स एबिलिटी टू कवर दैम, ठीक है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो जब इन्होंने इंडस्ट्री के साथ इसको कंपेयर किया, इंडस्ट्री जो रेशियो है इंडस्ट्री इंडेक्स है उसके साथ, तो 2005 में 10.30 था जो बहुत ज़्यादा था, अबव एवरेज इंडस्ट्री एवरेज था। फिर वो 2006 में कम हो गया, 2007 में और कम हो गया, तो 2007 में वो बिलो इंडस्ट्री एवरेज आ गया। BW प्रेजेंट्स एन एवरेज कवरेज ऑफ इंटरेस्ट बिलो द इंडस्ट्री एवरेज। तो इंडस्ट्री एवरेज जो है उससे वो बिलो है, तो इट्स नॉट अ गुड साइन। तो हम सारे रेशोज़ जो भी निकालते जा रहे हैं इसको इंटरप्रेट करते हैं आफ्टर कंपेयरिंग विद द इंडस्ट्री। तो उसके हिसाब से हमें फिर उसकी परफॉर्मेंस का, उसका जो फाइनेंशियल पोजीशन है, उसकी जो इनकम है, उसके हिसाब से हम वो डिसीजन करते हैं कि ये कंपनी किस तरफ जा रही है। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशो ट्रेंड एनालिसिस है, तो ये आपने देख लिया है कि ये BW का ये पहले ज़्यादा था, 10 पॉइंट समथिंग था, तो वो कम होते होते 2007 पे वो 3 पॉइंट समथिंग हो गया। और जबकि इंडस्ट्री का इधर है तो ये बिलो इंडस्ट्री एवरेज है, तो इट्स नॉट अ गुड साइन। The interest coverage ratio for BW has been falling down since 2005. It has remained by below industry average during the last 2 years. वही जो मैंने इंटरप्रेट किया है आपको। This indicates that profits low, earning before interest and tax, can represent a problem for BW. Debt levels are in line with the industry averages. इन सबको जब आपने इंटरप्रेट किया है इसको, स्पेशली लाइक जो इंटरेस्ट कवरेज रेशो है, तो ये कोई भी एक रेशो जो है आप उसको सिर्फ कंसीडर करते हुए कंपनी को इंटरप्रेट नहीं कर सकते उसकी परफॉर्मेंस को। तो अभी ये प्रॉफिट्स का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन इसके डेट लेवल्स जो है ना वो इंडस्ट्री एवरेज के साथ हैं। तो उस सबको आपने मिला के इसको इंटरप्रेट करना है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्या क्या इश्यूज़ हो सकते हैं फॉर द कंपनी। उसके बाद एक्टिविटी रीजंस पे जो आपकी एक्टिविटी रेशोज आते हैं, इसमें रिसीवेबल जो है वो रेशो है, रिसीवेबल अकाउंट एक्स चार्ज, इसको रिसीवेबल कहते हैं। तो ये एनुअल नेट सेल्स, तो ये इनकम स्टेटमेंट का है, ठीक है। एनुअल नेट सेल्स आप लेंगे ओवर अकाउंट्स रिसीवेबल्स, तो ये नेट सेल्स और ओवर अकाउंट्स रिसीवेबल है, तो 5.61 है। तो ये क्या करते हैं, दे मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ द कंपनी इन यूजिंग इट्स एसेट्स। तो ये हमें बताते हैं कि क्या इफेक्टिवनेस है कि आप एसेट्स को यूज़ कर रहे हैं वाइल जनरेटिंग यूर कस्टमर्स। लेकिन इसमें हमने एक एजम्पशन लिया है कि आपकी जो सारी सेल्स है ना वो क्रेडिट सेल्स है। रीज़न फॉर द स्टेट ऑफ रिजल्ट्स ऑन द बैलेंस शीट, एवरेज नंबर ऑफ डेज दैट अकाउंट्स रिसीवेबल आर आउटस्टैंडिंग बिफोर बीइंग कलेक्टेड। अच्छा, ये अभी आपने कैलकुलेट कर लिया 5.61। तो नेक्स्ट क्या है कि आपने ये चेक करना है कि इन हाउ मैनी डेज यू कलेक्ट द पेमेंट्स फ्रॉम योर कस्टमर। तो वो क्या होगा कि आपका ये जो इंडेक्स आया है 5.61, इसको आप डिवाइड करेंगे किससे, नंबर ऑफ डेज फॉर ईयर,
365, तो आपके पास ये 65 डेज़ आ जाएगा। तो इससे क्या पता चला कि आपका 65 डेज़ जो है ना उसका एवरेज क्रेडिट है जो आप कस्टमर को देते हैं, और उसके बाद आप अपने कस्टमर से पेमेंट जो है ना वो कलेक्ट करते हैं। तो ये बाय कैलकुलेशन आप इसको कैलकुलेट ऐसे कर सकते हैं। तो अभी इसकी जो इंडस्ट्री के साथ हमने देखा कलेक्शन पीरियड, तो 65, 71 था पहले, 83 था, तो ये ओवर द टाइम पीरियड जो है ये बेटर हुआ है, ये डिक्रीज़ हुआ है। तो रिसीवेबल जो पीरियड है वो अगर डिक्रीज़ हो तो वो एक पॉजिटिव साइन है। और फिर ये 2007 में इंडस्ट्री जो है उसकी एवरेज के बिल्कुल बराबर हो गई है। तो अभी हम इस सेशन को, इस स्लाइड को यहीं तक कंप्लीट करते हैं। उम्मीद है कि आपको सब जो रेशोज़, जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया उसकी समझ आई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में आप कर सकते हैं। तो ये रेशोज़ हमारी और भी आगे बढ़ेंगी, तो आपने इनको सारा ज़हन-नशीन करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, इनके क्वेश्चंस, कोई भी आपके पास बैलेंस शीट है, इनकम स्टेटमेंट है, कोई भी एग्जांपल आप क्वेश्चन कहीं से भी उठा के उस पर ये आप रेशोज़ जो हैं वो कैलकुलेट करें, इसकी प्रैक्टिस करें बिफोर वी स्टार्ट द अनदर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।